नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला, 55 सैनिकों की मौत। चीन ने संसद से 9 सैन्य सांसदों को हटाया। तारिक रहमान का एक फैसला बना गले की हड्डी। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की पुस्तक बिक्री से हटाई। 2 दिन के इजराइल दौरे से लौटे पीएम मोदी। सीएम योगी के स्वागत में उमड़ा प्रवासी भारतीयों का सैलाब। चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे पर कंपनी का रिएक्शन। आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान, सासू मां की दी साड़ी में दुल्हन बनी रश्मिका। क्या हम इतने कमजोर देश हैं कि एक फिल्म केरला स्टोरी 2 मेकर्स की एससी में दलील। अब विंडीज को ही आखिरी मैच हारना होगा। न्यूजीलैंड आज जीता तो पाकिस्तान बाहर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर गुरुवार देर रात हमला कर दिया। कुनार प्रांत में तालिबान लड़ाकों के हमले में पाकिस्तानी सेना के 55 जवान मारे गए हैं। यह जानकारी टोलो न्यूज ने तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से दी है। अफगान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उनके पास हैं। पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। अफगानिस्तान के डिप्टी स्पोक्स पर्सन हमदुल्ला फितरत ने कहा कि कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया गया, जबकि कई हथियार, एक टैंक और एक हार्वेस्टर जब्त किया गया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन गजब लील हक शुरू किया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने काबुल, नंगरहार प्रांत समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के हमले अभी जारी हैं। सरकार का दावा है कि अब तक 72 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 120 से ज्यादा घायल हुए हैं। 16 तालिबान चौकियां तबाह कर दी गई है और 7 पर कब्जा कर लिया गया है। चीन के शीर्ष विधायी निकाय ने नेशनल पीपुल्स कांग्रेस से 9 सैन्य अधिकारियों को हटा दिया है। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी ने इस सप्ताह 2 दिवसीय बैठक के दौरान ग्राउंड फोर्स कमांडर ली क्वेमिंग और इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स पॉलिटिकल कमिश्नर ली वेई की सदस्यता रद्द कर दी। 14वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस से 7 अतिरिक्त सैन्य अधिकारियों को भी बर्खास्त कर दिया गया। नोटिस में हटाए जाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। यह बर्खास्तगी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा हाल ही में अपने शीर्ष जनरल और पूर्व सहयोगी यांग युइक्सा की जांच शुरू करने के बाद हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग ने जांच के लिए कोई आधिकारिक कारण नहीं दिया है, केवल यह बताया है कि इन लोगों पर गंभीर अनुशासन और कानून उल्लंघन का संदेह है। यह लेख एआई के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद भी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब विवाद सेंट्रल बैंक के गवर्नर को लेकर है। जब मोहम्मद यूनुस की सरकार थी तो उन्होंने अहसान हबीब मंसूर को कमान सौंपी थी, लेकिन तारिक रहमान ने आते ही उन्हें एक झटके में निकाल दिया। सरकार ने अब मुस्तकुर रहमान को बांग्लादेश बैंक का नया गवर्नर बना दिया है और इस फैसले ने पूरे देश के आर्थिक और राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी है। लोग पूछ रहे हैं कि एक कारोबारी को बैंक चलाने की चाबी क्यों दे दी गई। सबसे पहले बात अहसान हबीब मंसूर की, जो इससे पहले गवर्नर थे। वो एक जाने माने अर्थशास्त्री थे और उन्हें मोहम्मद यूनुस वाली अंतरिम सरकार ने नियुक्त किया था। उनका कार्यकाल 2028 तक था, लेकिन उन्हें अचानक हटा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि मंसूर को खुद ही नहीं पता कि उन्हें हटाया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से कहा, ना मैंने इस्तीफा दिया, ना मुझे आधिकारिक तौर पर हटाया गया। मैंने खबर टीवी पर देखी तो अपना बोरिया बिस्तर समेटा और घर चल दिया। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की किताब बिक्री से वापस ले ली है। यह कदम न्यायपालिका में भ्रष्टाचार शीर्षक अध्याय पर उठी आपत्तियों के बाद उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस सामग्री पर गंभीर आपत्ति जताते हुए स्वतः संज्ञान लेने की बात कही और कहा कि न्यायपालिका की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाने दी जाएगी। वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अदालत में इस मुद्दे को उठाया। नई किताब में न्यायपालिका के सामने भ्रष्टाचार और लंबित मामलों को प्रमुख चुनौतियों के रूप में बताया गया था और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व निचली अदालतों में लंबित मामलों के आंकड़े भी दिए गए थे। विवाद बढ़ने के बाद एनसीईआरटी ने पुस्तक की बिक्री रोक दी है और अध्याय को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के ऐतिहासिक 2 दिन के स्टेट विजिट के बाद शुक्रवार रात 1 बजे भारत लौट आए। यह 9 साल में उनका पहला विजिट था। इस दौरान दोनों देशों ने अपने आपसी रिश्तों को एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया। इस विजिट के आखिर में इनोवेशन, कल्चर एक्सचेंज, मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी समेत अलग अलग सेक्टर में 27 MOU और एग्रीमेंट पर साइन हुए। पीएम मोदी ने यह भी अनाउंस किया कि भारत और इजराइल जल्द ही एक दूसरे के लिए फायदेमंद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करेंगे। टोक्यो पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ का भारतीय समुदाय ने बेहद गर्मजोशी और आत्मीयता के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय पारंपरिक परिधानों में मौजूद रहे। एक बच्ची ने भारतीय परंपरा के अनुसार उनके माथे पर तिलक लगाकर अभिनंदन किया। वहीं कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और सांस्कृतिक जुड़ाव दर्शाने वाले उपहार भेंट किए। यामानाशी प्रांत के वाइस गवर्नर जुनिची इशादरा ने भी उनकी औपचारिक अगवानी की। यह मुख्यमंत्री की पहली आधिकारिक जापान यात्रा है, जिसे प्रवासी भारतीयों ने उत्तर प्रदेश में निवेश, औद्योगिकी सहयोग और भारत जापान के मजबूत होने के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। इस स्वागत ने यह संदेश दिया कि भले ही दूरी हजारों किलोमीटर की हो, लेकिन प्रवासी भारतीयों का अपने देश और प्रदेश से भावनात्मक रिश्ता अटूट है। रांची दिल्ली एयर एम्बुलेंस हादसे को लेकर ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में अब विमान कंपनी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कंपनी ने घटना को लेकर दुख जताया है। बता दें कि सोमवार शाम को झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया इलाके में एयर एम्बुलेंस हादसाग्रस्त हुई थी। इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी। मंगलवार को सभी शवों का पोस्टमार्टम चतरा के सदर अस्पताल में किया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सभी मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इस हादसे को लेकर प्रदेश के राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी दुख जताया है। इस हादसे को लेकर रेडबर्ड कंपनी की चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी कैप्टन मोहिंद्र कौर ने मीडिया से बात की। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी कैप्टन मोहिंद्र कौर हूं। हम भी बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार सदमे में है और हम खुद भी अभी तक इस घटना से स्तब्ध हैं, क्योंकि हम किसी की जान बचाने गए थे। यह एक एम्बुलेंस उड़ान थी। कौर ने यह भी कहा कि उड़ान का एक हिस्सा बिल्कुल ठीक रहा। उड़ान पूरी तरह से सामान्य थी और वापसी में भी विमान में कोई खराबी नहीं थी। दोनों पायलट सक्षम और अनुभवी भी थे। बता दें कि रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संचालित बीचक्राफ्ट C-90 एयर एम्बुलेंस सोमवार शाम को रांची से दिल्ली जा रही थी। इस दौरान सिमरिया के घने जंगल में स्थित बरियातू पंचायत क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 पायलटों सहित विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। जब से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 26 फरवरी 2026 को 7 फेरे लेकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है, उनकी वेडिंग फोटोज भी खूब वायरल हो रही हैं। सालों तक अपने रिश्तों को प्राइवेट रखने के बाद आखिरकार ये लव स्टोरी शादी के मुकाम तक पहुंची और अब हर कोई उनकी रॉयल वेडिंग और लुक की तारीफ कर रहा है। न्यूली वेडेड कपल साथ में बेहद खूबसूरत भी लग रहे हैं। रश्मिका विजय ने आंध्र और कोडवा 2 रीति रिवाजों से शादी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोडवा वेडिंग में रश्मिका को उनकी सास माधवी जी की ओर से एक स्पेशल साड़ी गिफ्ट की गई, जिसे पहनकर वो दुल्हन बनी और सभी रस्म किए। रश्मिका का ब्राइडल लुक परंपरा, कला और शाही ठाट का संगम नजर आया। वो डिजाइनर अनामिका खन्ना की साड़ी में पारंपरिक दुल्हन बनी। खुद डिजाइनर ने उनके ब्राइडल लुक की डिटेल्स शेयर की। रश्मिका गहरे रस्ट रंग की साड़ी में दुल्हन बनी। इस पर चमकदार लाल बॉर्डर सजा है। रश्मिका का वेडिंग लुक किसी शाही पेंटिंग से कम नहीं। साड़ी पर मंदिर और पारंपरिक घरों से प्रेरित मोटिव्स बेहद बारीकी से कढ़े गए हैं, जो हैदराबाद की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक पहचान को दर्शाते हैं। एंटीक गोल्ड धागों से की गई हैंड एम्ब्रॉयडरी साड़ी को एक अलग ही नूर दे रही है, जैसे हर धागा किसी दुआ और आशीर्वाद से बुना गया हो। रश्मिका का पूरा लुक बेहद रॉयल होने के साथ साथ सादगी और ग्रेस से भरा है। केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार को उस अपील पर सुनवाई की जिसमें सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत फिल्म द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड की रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी गई थी। देर शाम हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस PV बालकृष्णन की पीठ ने कहा कि फिल्म के सर्टिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाएं जनहित याचिका जैसी प्रतीत होती हैं और सवाल उठाया कि सिंगल जज ने इस मामले को किस आधार पर स्वीकार किया। फिलहाल हाईकोर्ट के मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। निर्माताओं ने स्टेट ऑर्डर के कुछ ही घंटों के भीतर अपील दायर कर दी।
जिसके बाद खंडपीठ ने रात करीब 8 बजे सुनवाई शुरू की। फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने बताया कि रोक लगाने का आदेश दोपहर 2:30 बजे पारित किया गया था। तत्काल राहत की मांग करते हुए निर्माताओं के वकील ने कहा कि फिल्म 27 फरवरी को रिलीज के लिए तय है और अगर इसे रिलीज नहीं होने दिया गया तो पायरेसी को रोकना असंभव हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म को चुनौती देने वाली याचिकाएं टीजर रिलीज होने के 16 दिन बाद दाखिल की गई थी। पहली फिल्म का उल्लेख करते हुए वकील ने कहा कि उसमें एक सामाजिक बुराई को दिखाया गया था, जबकि सीक्वल उस कहानी को देश भर के संदर्भ में आगे बढ़ाता है। पहली फिल्म जहां केरल पर केंद्रित थी, वहीं सीक्वल में केरल के साथ 2 अन्य राज्यों के पात्र भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहली फिल्म को कई अवार्ड भी मिले थे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल की तस्वीर अब बेहद दिलचस्प हो गई है। ग्रुप 2 में एक जगह लगभग तय हो चुकी है, जबकि दूसरी जगह के लिए रोमांच अपने चरम पर है। इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम पहले ही अपने दोनों मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना चुका है, लेकिन दूसरी सीट के लिए मुकाबला अभी खुला है और निगाहें टिकी हैं न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम और श्रीलंका नेशनल क्रिकेट टीम पर। अब समीकरण समझिए। न्यूजीलैंड की स्थिति सबसे मजबूत मानी जा रही है। अगर न्यूजीलैंड अपने बाकी मैच में जीत दर्ज कर लेता है तो वह सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल है। टीम के पास फिलहाल सिर्फ 1 अंक है। अगर न्यूजीलैंड हारता है तभी पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण बचेगी, लेकिन सिर्फ जीत काफी नहीं होगी। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि नेट रन रेट में बढ़त हासिल की जा सके। इस समय न्यूजीलैंड का नेट रन रेट काफी बेहतर है, जबकि पाकिस्तान का रन रेट नेगेटिव में है। ऐसे में सेमीफाइनल की दूसरी टिकट का फैसला अब सिर्फ जीत हार से नहीं बल्कि रन रेट से भी तय होगा। कुल मिलाकर ग्रुप 2 में रोमांच चरम पर है। न्यूजीलैंड के हाथ में अपनी किस्मत है, जबकि पाकिस्तान की उम्मीदें दूसरे मैच के नतीजों पर टिकी हुई है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की इस जंग का फैसला आने वाले मुकाबलों में होगा और क्रिकेट फैंस की नजर अब हर गेंद और हर रन पे रहेगी।